नमस्कार दोस्तों, ब्राइट फ्यूचर चैनल पे आपको स्वागत है। मैं सुनील प्रधान। मैं एक नया सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। एनसीईआरटी का क्लास 9th, 8th, 9th, 10th का साइंस, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल चैप्टर इसमें कवर करने वाला हूँ। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। इस वीडियो कैसा लगा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसमें सुझाव भी लिख सकते हैं। मेरे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट हम शुरू करते हैं। उसका जो टॉपिक का नाम है वहाँ से शुरू करते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप क्या होता है पहले मैं आपको समझाता हूँ। क्रॉप क्या होता है उसके बाद मैं सारी चीज़ बताऊँगा, ठीक है। तो क्रॉप क्या होता है, यहाँ पे देखिए, जो अगर कोई भी एक ही टाइप का प्लांट, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल, अगर कोई भी प्लांट को, एक ही टाइप का प्लांट को एक ही जगह पर लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन किया जाए, उसको कल्टीवेट किया जाए, तो उसको कहते हैं क्रॉप, ठीक है। तो एग्जाम्पल ले सकते हैं व्हीट, पैडी, इसको एग्जाम्पल पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आने वाला है कि हम सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स खाना खाते हैं। खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसका एनर्जी रिक्वायर होता है। उनको जीने के लिए कुछ, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को कुछ डेली चीज़ करना पड़ता है, जैसे कि काम करना, खाना पीना, ऐसा सारी चीज़। जैसे कि वो कुछ सेल्स डेड होते हैं, उनको रिपेयर करना, वो बढ़ना, छोटे से बड़े होना, वो सारी चीज़ होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से। तो वो सारी चीज़ फुलफिल होता है अगर हम, यानी सारी लिविंग एनिमल्स अगर फूड खा कंज्यूम करते हैं, ठीक है, फूड कंज्यूम करते हैं, तो उसके साथ ही हो सकता है ये सारी चीज़। तो इतना बड़ा डाइवर्सिटी है, इतना बड़ा पॉपुलेशन है। सिर्फ हम अगर देखेंगे इंडिया का पॉपुलेशन है तो लगभग 125 करोड़ से ज़्यादा लोग इंडिया में रहते हैं। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? 3 चीज़ का ज़रूरत है। पहला है रेगुलर प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन रेगुलरली होगा तो क्या हो सकता है, सारे लोगों के पास जितना डिमांड है उतना खाना पहुंचा जा सके। दूसरा है प्रॉपर मैनेजमेंट। जो प्रोडक्शन हो गया उसको कैसे मैनेज किया जा सके, कैसे स्टोरेज किया जा सके। तीसरा हुआ डिस्ट्रीब्यूशन। जो सारी चीज़ प्रोडक्शन में हो गया उसको स्टोरेज में डाल दिया गया, तो उसको कैसे हर व्यक्ति के पास पहुंचाया जा सके, इसीलिए ये सारी चीज़ काम करना पड़ता है। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कब से शुरू हुआ? जब से लोग कोशिश किया कि वो खाना पहले तो घूमकर यहाँ वहाँ खाता था। तो जब से, यानी अगर 10,000 BC से पहले देखेंगे तो जो मनुष्य क्या किया था, उन्होंने खाना बनाने के लिए एक शेल्टर लिया था। क्या उन्होंने एक ही जगह पर एग्रीकल्चर करके खाना बना, एग्रीकल्चर करके एक ही जगह पर रहना शुरू किया। तो वहाँ से शुरू हो गया एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस, ठीक है, वहाँ से शुरू हो गया एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस। तो अगर हम देखेंगे इंडिया में, तो इंडिया में बहुत सारी क्लाइमेट कंडीशंस हैं। जैसे कि द क्लाइमेट कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, वो वेरी करते हैं हर रीजन पे। अगर देखेंगे नॉर्थ इंडिया पे, वहाँ पे अगर जो भी लैंड है, अगर साउथ इंडिया में देखेंगे तो वहाँ पे हाईलैंड्स है। तो सारी चीज़ वो एक ही साथ नहीं हो सकता। तो इसीलिए इंडिया में हम 2 टाइप का क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं। तो पहला है खरीफ क्रॉप, दूसरा है रबी क्रॉप, ठीक है। पहला है खरीफ क्रॉप, दूसरा है रबी क्रॉप। तो पहले देखते हैं खरीफ क्रॉप क्या होता है। द क्रॉप व्हिच वेयर सोन इन रेनी सीजन, उसको रेनी सीजन में
लगाते हैं और उसका प्रोडक्शन होता है विंटर सीजन में, ठीक है। लगभग लगभग ये चलता है जून से सितंबर तक उसका यानी क्या उसको जून से लेकर सितंबर तक ये चाष होता है। तो उसमें क्या क्या प्रोडक्शन किया जाता है? पैडी, माइज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सारी चीज़ खरीफ क्रॉप में प्रोडक्शन किया जाता है। दूसरा हो गया रबी क्रॉप, यानी इसको विंटर सीजन में लगाया जाता है और समर में उसको प्रोडक्शन किया जाता है। जैसा कि एग्जांपल लिख सकते हैं, वो रबी क्रॉप में व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, ठीक है, ये सारी चीज़ ये होता है अक्टूबर से शुरू होकर मार्च तक चलता रहता है, ठीक है। और एक चीज़ भी मैं बता देता हूँ, इंडिया में एक्चुअली 3 टाइप का क्रॉप प्रोड्यूस कराया जाता है। जैसे कि एक हो गया खरीफ क्रॉप, दूसरा हो गया रबी क्रॉप, और एक ठो है जो कि लिखा गया नहीं है, वो है जैद। याद रखिएगा, वो ठीक बीच में ही किया जाता है। जैसे कि आप कह सकते हैं वाटरमेलन, वाटरमेलन ठीक विंटर होने के बाद, विंटर ख़त्म होने के आसपास ही लगाते हैं और समर में ही प्रॉपर समर जो समर का मिडिल टाइम है उसी टाइम पे ही उसका प्रोडक्शन होता है। तो वो चला जाता है ये जैद में, ठीक है। समझ में आ गया? तो जैसे कि हम एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी प्रिपेयर करते हैं, हर साल एग्ज़ाम देने के लिए हम बहुत सारी प्रिपरेशन करना पड़ता है, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ उसमें डालना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। तो इसी तरह से एग्रीकल्चर करने के लिए भी 7 बेसिक चीज़ करना जरूरी है। पहला है सॉइल प्रिपरेशन, उसके बाद है सोइंग, ठीक है, जो बीज होता है उसको उगाना, ठीक है। उसके बाद हो गया एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। दिस आर द consequences which we will discuss in next. Okay, briefly we will discuss about them. तो पहले देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को प्रिपेयर करना क्यों ज़रूरी है? तो मैं जो भी सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसमें 1-2 लिख दूंगा, ठीक है, आपको याद रख लेना। तो पहला है द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। पहला काम है किसी भी क्रॉप करने से पहले सॉइल को प्रिपेयर करना जरूरी है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। तो हम सॉइल का प्रिपेयर करने का मकसद यही है कि हम क्या कर सकते हैं, सॉइल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। यानी उसका मतलब है सॉइल को टर्न करना और लूज करना, ठीक है। पहला काम हो गया सॉइल को टर्न करना और लूज करना। उसमें से क्या होगा, दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। यानी वो क्या कर सकता है, मिट्टी का अंदर तक जाकर वहाँ से जो मिनरल्स, वाटर्स एंड गैस कलेक्ट कर सकता है। द लूज सॉइल अलाउज द रूट टू ब्रीथ इजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। व्हाई डज द लूजिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजीली? क्योंकि अगर जो क्या करेंगे, लूज करेंगे, तो उसका जो मिट्टी के अंदर क्या होगा, गैप होगा, जो कि अलाउ कर सकता है गैस को वहाँ एंटर करने के लिए, ठीक है। तो चलते हैं, ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है, याद रखिएगा ये पहला पॉइंट यहाँ पे था, सॉरी ये पहला पॉइंट यहाँ पे था, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट कहाँ गया, द लूजन सॉइल हेल्प द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। ये याद रखिएगा, क्या करता है, अगर हम क्या करेंगे, अर्थवर्म और जो माइक्रोब्स मिट्टी में उनका जो वंश होता है उसको ग्रोथ किया जा सके, ताकि उन्होंने क्या करते हैं, मिट्टी को ऊपर नीचे करके ह्यूमस ऐड करते हैं और गैस एक्सचेंज करने के लिए भी काम में आते हैं, ठीक है। उसके बाद बट ठीक है, तो देखते हैं, यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स. In addition, dead plants and animals to decompose by soil organisms. In this way,
वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज बैक इनटू द सेल। यानी उसका मतलब है जब कोई एनिमल और कोई प्लांट अगर उसका डेड और उसका वेस्ट प्रोडक्ट जो मिट्टी में रहता है वो डिकम्पोज होकर फिर से उसका जो न्यूट्रिएंट्स सॉइल को फिर से आ जाता है। ठीक है, सॉइल को फिर से आ जाता है। अगर उसको हम टर्न कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे तीसरा पॉइंट हो गया, अगर उसको टर्न कर देंगे तो क्या होगा, वो एक बार फिर से ऊपर नीचे होकर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। ठीक है, सिंस ओनली ए फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सपोर्ट्स प्लांट्स ग्रोथ, जो कि पहला जो मिट्टी का ऊपर से जो पहला छोटा सा लेयर है 1 से 2 सेंटीमीटर का है, वो सिर्फ क्या कर सकता है, उसमें सिर्फ ही न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, तो उसको टर्न करना जरूरी होता है। तो हम पहले देखते हैं, अभी देखते हैं जो सारी चीज़ होता है क्या जो प्रोसीजर होता है सॉइल प्रिपरेशन करने के लिए वो क्या है। तो पहला है द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड एज टिलिंग। तो टिलिंग किसको कहते हैं, जो लूजन करने के लिए और टर्निंग करने के लिए जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है उसको कहते हैं टिलिंग। ठीक है, तो हम यूजुअली जनरली क्या यूज़ करते हैं, क्या होता है वुड का या आयरन का एक प्लो होता है, उसमें एक क्या होता है आयरन का रड होता है जिसको कि 2 अक्स खींचते चलते हैं बल, ठीक है, खींचते चलते हैं और मिट्टी को क्या किया जाता है ऊपर नीचे किया जाता है। और एक चीज़ देखिए, इट मे नीड इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग। अगर सॉइल गीला नहीं है तो क्या किया जा सकता है, पहले से प्लो करने से पहले, हल चलाने से पहले उसको पानी डालना पड़ता है। ठीक है, दिस प्लोज फील्ड में बी बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्प्स। याद रखिएगा, फील्ड में क्या हो सकता है, जो फील्ड सॉइल फील्ड में वो बड़ा बड़ा जो मिट्टी का क्या होता है, उसको मिट्टी का होता है, उसको क्या कहते हैं क्रम्स कहते हैं। उसको नेसेसरी जितना छोटा होना चाहिए, जितना फसल के हिसाब से उसका साइज भी बनाना चाहिए। ठीक है, ताकि उसमें क्या हो सके, सोइंग अच्छा से तरफ से हो सके और इरिगेशन भी अच्छा तरफ से हो सके। इसीलिए ज़रूरी है क्रम्स को छोटा करना है। क्यों, क्योंकि सोइंग अच्छा तरफ से किया जा सके और इरिगेशन वाटरिंग पानी देना अच्छा तरफ से हो सके, जितना पानी चाहिए हम दे सकते हैं। ठीक है, लेबलिंग इज ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ ए लीवर। ठीक है, लीवर के सहायता से क्या किया जाए, क्या करते हैं, उसको लेबल करना पड़ता है। ठीक है, तो हम कुछ इक्विपमेंट को देखेंगे, कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज किया जाता है टिलिंग करने के लिए। तो अगर हम ट्रेडिशनली देखेंगे, ट्रेडिशनली तो प्लो यूज़ किया जाता है। ठीक है, ट्रेडिशनली प्लो यूज़ किया जाता है। जनरली मैं बता देता हूँ, ये एक प्लो है। ठीक है, इसमें ये एक प्लो है, सॉरी ये एक प्लो है, इसको 2 अक्स के साथ जोड़ा जाता है और खींचते हैं। ठीक है, इसको यूज़ किया जाता है। दूसरा है हो, जो बड़ा बड़ा जो क्रम्स होते हैं और वीड्स होते हैं उसको लूजिंग करने के लिए, वीड्स निकालने के लिए और जो क्रम्स को छोटे छोटे करने के लिए हो यूज़ किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और एक चीज़ ये देख सकते हैं, ये हो का पिक्चर है। ठीक है, ये हो का पिक्चर है। और अभी क्या हो रहा है कि उसको जल्दी करने के लिए कल्टीवेटर का भी यूज़ किया जाए कि यूज़ किया जा रहा है। तो ना कल्टीवेटर क्या कर सकते हैं, उसमें कल्टीवेटर में लेबर और टाइम दोनों का कम किया जा सकता है। लेबर ज़्यादा नहीं चाहिए, एक ट्रैक्टर चाहिए और उसका ड्राइवर चाहिए, एक ही लोग। दूसरा है बहुत कम टाइम में ज़्यादा फील्ड को हम क्या कर सकते हैं, प्लो कर सकते हैं, टिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा काम है सोइंग, यानी जो सीड होता है उसको ज़मीन में फेंकना।
फेंकना तो ऐसे नहीं फेंक देते, जैसे फेंक देंगे तो क्या होगा, वो कहाँ ज़्यादा हो जाएगा, कहीं पे ज़्यादा हो जाएगा, कहीं पे बहुत कम होगा। तो इसलिए एक प्रोसीजर होता है। तो सोइंग करने से पहले क्या करना चाहिए, सोइंग जो सीड है, सीड का क्वालिटी भी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, गुड क्वालिटी का होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। ठीक है, गुड क्वालिटी का होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, और क्या है, वेरी क्या कहते हैं, हाई यील्ड का वैरायटी भी होना चाहिए, ताकि वो बहुत कम पे ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा क्या प्रोडक्शन दे सकें, ऐसा होना चाहिए। तो एक छोटा सा एग्जांपल है, एक्सपेरिमेंट है यहाँ करने वाले हैं हम। देखिए यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, हम कैसे क्लीन कर सकते हैं। हम एक पॉन्ड में क्या करेंगे, पॉन्ड तो नहीं, एक छोटा सा क्या कहते हैं, बकेट में पानी कुछ लेंगे। ठीक है, कुछ पानी लेंगे, उसमें क्या करेंगे, हम सीड को ऊपर से डाल देंगे। ठीक है, ऊपर से डालने के बाद क्या होगा, इसमें जो क्या होगा, उसमें जो क्या होता है, सीड होता है जो हेवी वाला है, जो उसका अंदर जो बीज है, अगर वो नीचे गिर रहा है तो वो अच्छा वाला है। अगर जिसका बीज नहीं है, जो बीज में अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ एयर है, वो ऊपर भसता रहेगा, उसको आसानी से हम निकाल सकते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट है, यहाँ से दिया हुआ है, मैं कहीं बाहर से नहीं लाया हूँ। ठीक है, यहाँ ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, दिस इज ए गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्थी एंड सीड फ्रॉम डैमेज्ड सीड। ये एक मेथड है जो कि किया जा सकता है, ये जो मेथड दिया हुआ है ये पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, ये मेथड में क्या किया जा सकता है, गुड हेल्दी सीड को डैमेज सीड से निकाला जा सकता है। तो हम यहाँ पे भी देखते हैं कौन कौन सा जो टूल्स यूज़ किया जाता है। पहले तो हम देखेंगे ट्रेडिशनल टूल। ठीक है, पहले देखेंगे ट्रेडिशनल टूल। ट्रेडिशनल टूल में क्या क्या होता है, आपको पहले पता है, टिलिंग करने के लिए प्लो यूज किया जाता है। तो पहले क्या करते थे, प्लो के पीछे एक फनल लगाया जाता है, इसमें एक पाइप कनेक्ट होता है। ठीक है, ये जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आदमी क्या कर रहा है, फनल में एक एक करके बीज डाल रहा है और नीचे वो जाकर मिट्टी में अंदर पड़ रहा है। लेकिन इसमें थोड़ा प्रॉब्लम क्या है, अगर जो आदमी एक एक करके डाल रहा है, वो उसको पता नहीं चलेगा कितना डिस्टेंस में कितना क्या बीज पड़ना चाहिए। ठीक है, इसके लिए ये एक डिसएडवांटेजेस है। तो अब क्या किया जा रहा है कि सीड ड्रिल में जो मशीन है उसको क्या किया जा रहा है, ये इसी तरह का है। इसमें पहले से ही होता है, जो बीज डाला जाता है उसमें पाइप्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, दिस shows द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ, यानी इक्वल डिस्टेंस में और इक्वल डेप्थ में ही डालेंगे, ताकि वो क्या हो सके, जर्मिनेशन प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्या, जर्मिनेशन प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरा क्या है, जो जो चिड़िया होते हैं उसको बाहर अगर वो रहेंगे तो खा लेंगे, तो उसको नहीं खा पाएंगे, तो इसका वही काम होता है। ठीक है, और एक चीज़ भी होता है, आपको याद रखना जरूरी है कि अगर कोई दो, ये एक पेड़ है, ये एक पेड़ है, उसका बीच में अगर कोई एक्चुअल डिफरेंस, ये तीसरा पेड़ है, इक्वल डिस्टेंस रखेंगे तो क्या होगा, जो सनलाइट होगा, क्या होगा, जो सनलाइट होगा उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा, वो ले सकते हैं। और जो मिनरल्स या मटेरियल जो ह्यूमस है वो आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर हम यहाँ आसपास का बहुत सारी घना कर देंगे तो इसको ग्रो होने से रोका जाएगा। कैसे, इक्वल सनलाइट नहीं पाएगी, वो बढ़ने के लिए कंजस्टेड स्पेस होगा जो कि ग्रो नहीं कर पाएगा अच्छे तरफ से। ठीक है, इसीलिए इक्वल डिस्टेंस भी बनाए रखना जरूरी है। यहाँ पे दिया हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स नेसेसरी टू अवॉइड द ओवरग्रोइंग प्लांट्स। अगर ओवरग्रोइंग हो गया तो क्या करना पड़ेगा, उसको
फेंक देना पड़ेगा, खींच कर फेंकना पड़ेगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स, वाटर जो सॉइल से लेते हैं वो सारी चीज़ इक्वली मिलना चाहिए, ठीक है। हम देखते हैं तीसरा काम है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या होता है? द सब्सटेंसेस which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called as manure and fertilizer, ठीक है। मैन्योर फर्टिलाइजर क्या है? जो खेत में जो सारी चीज़ है इसमें कौन सा चीज़, तो सारी चीज़ थोड़ा थोड़ा नीचे होगा ना, जितना चाहिए उतना से नीचे होगा, यानी जो जितना अमाउंट का नाइट्रोजन चाहिए, जितना अमाउंट का जो मैन्योर चाहिए वो कम होगा। तो एक्स्ट्रा जो हम ऐड करते हैं, जो एक्स्ट्रा मैन्योर और एक्स्ट्रा जो सब न्यूट्रिएंट्स जो ऐड करते हैं उसको कहते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ठीक है। समझ में आ गया? तो चलते हैं। तो सॉइल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स, दिस न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये जो सारी न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट का ग्रोथ के लिए बहुत बड़ी भूमिका ग्रहण करते हैं। तो अगर देखेंगे इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। क्या होता है? जहाँ इरिगेशन के जो सुविधाएं हैं वो क्या करते हैं, एक ही फार्म में, एक ही प्लाट में एक क्रॉप के बाद दूसरा क्रॉप करते हैं। तो क्या होगा, अगर उसको एक क्रॉप के बाद दूसरा क्रॉप किया जाएगा तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है एक बार चला गया था, जो प्लांट्स यूज किए थे, फिर एक बार कर दिया गया, तो क्या होगा, उसमें न्यूट्रिएंट्स का डेफिशिएंसी दिखाने वाला है। तो उसको उसका ज़रूरत का फुलफिल करने के लिए तो एक्स्ट्रा जो मैन्योर यूज करना पड़ेगा। तो क्या किया जा सके, इन सर्टेन एरियाज फार्मर ग्रोस क्रॉप आफ्टर क्रॉप, द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फॉलो। इमेजिन व्हाट हैपेंस टू द न्यूट्रिएंट्स। तो उसी टाइम पे क्या किया जाएगा, एक्स्ट्रा जो न्यूट्रिएंट्स ऐड करना पड़ेगा। न्यूट्रिएंट्स कल्टीवेशन, कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स makes the soil poorer in nutrients. Therefore, farmers have to add manure to the fields to replenish the soil with nutrients. जो न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गया था उसको ऐड करने के लिए ये सारी चीज़ करना पड़ता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्यूरिंग। इम्प्रॉपर और सफिशिएंट मैन्यूरिंग रिजल्ट वीक प्लांट्स, ठीक है, याद रखिएगा, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगर इनसफिशिएंट हुआ तो प्लांट को वीक कर सकता है। मैन्योर, तो पहले देखते हैं मैन्योर क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एनिमल वेस्ट। तो कहाँ से मिलता है, प्लांट और एनिमल का वेस्ट से क्या मिलता है, मैन्योर मिलता है, ठीक है। मैन्योर कहाँ से मिलता है, प्लांट और एनिमल का वेस्ट से। जो फार्मर डंप कर देते हैं प्लांट एनिमल वेस्ट in pits at open place allow it to decompose। जो क्या होता है, डंप कर देते हैं प्लांट एनिमल वेस्ट को, वो डिकम्पोज होने लगते हैं। दिस डिकम्पोजिंग caused by some microorganisms. The decomposed matter is used as organic manure, ठीक है, उसको यूज़ किया जाता है क्या, द डिकम्पोज मैटर इज यूज्ड एज द ऑर्गेनिक मैन्योर, ठीक है। यहाँ पे भी एक एक्सपेरिमेंट है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है क्या, A, B, C तीनों ग्लास लिया गया है। उसमें क्या क्या दिया गया है, पहले में दिया गया है, देखिएगा उसमें एक्सपेरिमेंट को थोड़ा पढ़ लीजिएगा, उसमें पहले से कुछ डाला गया है, देखता हूँ, ठीक है, बता देता हूँ। A added till amount of soil mixed with little cow dung, इसमें मैन्योर डाला गया है। बी में कुछ फर्टिलाइजर डाला गया है। सी में कुछ नहीं डाला गया है, ठीक है। तो अगर हम तीनों ग्लास में दूसरा एक ही सीड सप्लाई करेंगे जो कि एक ही टाइप का, तो क्या होगा, जो एक ग्लास में मैन्योर दिया गया है वो जर्मिनेशन होगा,
ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बी जो ग्लास में रखा हुआ है उसमें जर्मिनेशन नहीं, जर्मिनेशन तो होगा लेकिन वो जो प्लांट है बहुत अच्छा दिखने वाला है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सी में हम देखेंगे कि सी में जो दिया गया है विदाउट एडिंग एनीथिंग, उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया गया है, तो उसमें जो फर्टिलाइजर प्रोसेस है वो भी नहीं हो पाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, वो भी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मैन्योर को यूज़ किया जाता है, मैन्योर और फर्टिलाइजर का। तो मैन्योर आपको पता चल गया है, मैन्योर जो कि काउडंग ऑर्गेनिक मैटर है, डिकम्पोजिशन, इट प्रिपेयर्स फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ओके। दूसरा देखते हैं, फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स आर केमिकल which are rich in particular nutrient, जो कि छोटे छोटे पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट से बनता है, ठीक है। where they different from manure, फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, कहाँ बनता है, फैक्ट्रीज में। सम एग्जाम्पल्स जैसे कि बता सकते हैं, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटासियम, ठीक है, पोटास, NPK, याद रखिएगा NPK का मतलब हो गया नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटासियम, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटासियम। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज हेल्प द फार्मर टू बेटर यार्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज व्हीट, पैडी एंड माइज। अगर आप देखेंगे हर क्रॉप में, हर प्रोडक्शन में हम क्या यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर को यूज़ करते हैं। वो क्या करेगा, हमारे जो प्रोडक्शन, जो एक याद रखिएगा फर्टिलाइजर में क्या होता है, एक पर्टिकुलर जो न्यूट्रिएंट्स हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो अगर जिस टाइम पे, अगर जैसे कि प्लांट को ग्रो करना है उसी टाइम पे जो फर्टिलाइजर ज़रूरी है अगर उसको डाल देंगे तो प्लांट अपने आप में बहुत जल्दी ग्रो कर जाएगा। उसके बाद वो जो प्लांट एक हेल्दी प्लांट होकर उभरेगा, ठीक है। लेकिन उसका भी कुछ डिमेरिट्स हैं, ठीक है, क्या है, उसका भी कुछ डिमेरिट्स है। तो जैसे कि क्या हो गया, फार्मर को वो बेटर यार्ड तो दे सकता है लेकिन क्या करता है, फर्टिलाइजर सॉइल को फर्टाइल, लेस फर्टाइल कर देता है, ठीक है, लेस फर्टाइल कर देता है, जो कि फर्टाइल्स हैव आल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, फर्टिलाइजर्स जो कि वाटर पोल्यूशन का एक सोर्स भी है, ठीक है। और एक चीज़ है, जो माइक्रोब्स होते हैं सॉइल में उसका जो नंबर है वो भी डिक्रीज कर देता है, ठीक है, याद रखिएगा, वो भी डिक्रीज कर देता है, क्योंकि फर्टिलाइजर एक सल्ट है, ठीक है, फर्टिलाइजर एक सल्ट है जो कि हमारा सॉइल हमेशा न्यूट्रल रहना चाहिए, नहीं कि एसिडिक होना चाहिए, नहीं कि बेसिक होना चाहिए, तो उसको न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए फर्टिलाइजर को जो वाटर होता है उसको ऐसा होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, तो चलते हैं, द यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर। आप देखिए मैन्योर यूज करने में क्या होगा, वो सॉइल का टेक्सचर इम्प्रूव कर सकता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी होल्ड कर इम्प्रूव करता है, और क्या वो इट रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेसिंग द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन के जरिए में भी हम क्या कर सकते हैं, सॉइल का जो न्यूट्रिएंट्स उसको फुलफिल कर सकते हैं। कैसे, देखिए, अगर कहीं किसी भी फील्ड में पेड़ी का चाष हुआ था, ठीक है, उसके बाद उसमें क्या करेंगे, हम कोई डाल जैसा पेड़ लगाएंगे, ठीक है, डाल जैसा फसल करेंगे, तो उसमें क्या होगा, जो डाल का पेड़ में उसका रूट में एक बैक्टीरियम रहता है, ठीक है, जिसका नाम है राइजोबियम, ठीक है, वो सारी लेगुमिनस प्लांट के रूट में रहता है, ठीक है, लेगुमिनस प्लांट के रूट में रहता है। तो वो क्या करेगा, उसका काम है नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको कैप्चर करके रूट में स्टोर करना है, राइजोबियम का काम वही है। तो अगर क्रॉप रोटेशन होगा तो नेचुरली सॉइल को क्या मिल जाएगा, जो न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा, ठीक है। और एक बात भी, अगर कुछ टाइम में
हम गैप रखेंगे तो क्या होगा, जो सारे डेड प्लांट है, जैसे कि अगर पेड़ी का खेत में जो स्ट्रॉ रहेगा छोड़ दिया गया है, अगर वो कुछ दिन छोड़ देंगे तो उस डिकम्पोज होकर फिर से जो न्यूट्रिएंट्स वो सॉइल को इम्प्रूव कर सकता है। तो देखते हैं कुछ डिस्टिंग्विश किया गया है फर्टिलाइजर और मैन्योर के बीच में। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे और एक भी एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, मैं दोबारा नहीं बोलूँगा, ये याद रखिएगा, ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्या है, फर्टिलाइजर इज ए मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। मैं पहले से बताया था फर्टिलाइजर एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है जो कि फैक्ट्री में बनता है, ठीक है, फैक्ट्री में बनता है। मैन्योर क्या है, एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कि डिकम्पोज होकर, कैटल डंग, प्लांट रेसिड्यू, उसका डिकम्पोज होकर मैन्योर बनता है। फर्टिलाइजर कहाँ प्रिपेयर किया जाता है, फैक्ट्री में, लेकिन मैन्योर को फील्ड में ही प्रिपेयर किया जाता है, नेचुरली बनाया जाता है, उसको कोई ज़रूरत नहीं पड़ता कि केमिकली उसको बनाने के लिए, ठीक है। फर्टिलाइजर डजंट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, वो ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन मैन्योर बहुत सारी ह्यूमस प्रोवाइड करता है सॉइल के लिए। और एक चीज़, फर्टिलाइजर में बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स भरे होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, इतना वो सारी चीज़ भर के रहते हैं, लेकिन रिलेटिवली फर्टिलाइजर में जितना होता है मैन्योर में उतना नहीं होता, उसमें से थोड़ा कम होता है। क्या देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर का एडवांटेजेस क्या है। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर, दिस इज बिकॉज व्हाई, इट एनहांस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वो क्या कर सकता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंप्रूव कर सकता है सॉइल का। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजी, यानी अगर मैन्योर हम डालेंगे तो आपको पता है उसमें माइक्रोब्स बढ़ सकते हैं, उनका नंबर इंक्रीज हो सकता है, वो क्या करेंगे, उसको ऊपर नीचे करके उसमें जो गैस एक्सचेंज करने के लिए हो जाएगा। और क्या होता है, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, मैं पहले से बताया हूँ, अगर मैन्योर यूज़ किया गया तो वो क्या कर सकता है, फ्रेंडली माइक्रोब्स का नंबर इंक्रीज कर सकता है। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, ठीक है, वह सॉइल का टेक्सचर भी इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। तो खत्म, तो हम चलते हैं 4 स्टेज को, चौथा स्टेज को चलते हैं, वो है इरिगेशन। क्या है, इरिगेशन यानी सिंचाई। क्या, सिंचाई, वाटर कैसे सप्लाई किया जाए। आपको पता होगा कि प्लांट में 90% का वाटर होता है। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज क्या होता है, किस लिए, जर्मिनेशन में जरूरी होता है, प्लांट फूड तैयार करने के लिए भी वाटर का ज़रूरत होता है, और फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी वाटर का ज़रूरत होता है। तो इरिगेशन क्या होता है, देखते हैं। तो इरिगेशन होता है वही है जो द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन, ठीक है। रेगुलर इंटरवल पे अगर हम वाटर सप्लाई करेंगे क्रॉप को तो उसको कहते हैं इरिगेशन। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, यानी क्रॉप पे डिपेंड करता है, वो सॉइल कैसा है, एंड सीजन पे डिपेंड करता है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम कितना बार दिया जाए और कितना दिन में कितना टाइम डिफरेंस पे वाटर सप्लाई किया जाए, वो डिपेंड करता है किस पे, सॉइल, कौन सा सॉइल है, कौन सा क्रॉप है और कौन सा सीजन है। जैसे एग्जांपल देता हूँ एक ठो, अगर पेड़ी को, आपको पता होगा पेड़ी को समर में भी प्रोडक्शन किया जाता है, रेनी सीजन में भी प्रोडक्शन, खरीफ में भी किया जाता है, खरीफ में भी, रबी में भी किया जाता है। जब खरीफ सीजन में किया जाता है उसमें बारिश का पानी होता है, ठीक है, हम पानी उसको सप्लाई करने के लिए दूसरा चैनल्स कोई ज़रूरत नहीं होता, कैनाल से ज़रूरत नहीं होता कि ऐसा कोई ज़रूरत नहीं, अगर जहाँ कैनाल है वो तो मरूडी नहीं होने वाला। लेकिन
जहाँ नहीं है, समर में कैसे प्रोडक्शन किया जाएगा? उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी है, टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा पानी ज़रूरत पड़ेगा। क्यों? वहाँ टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, इवापोरेशन प्रोसेस भी बहुत जल्दी होगा, तो इसीलिए उसमें पानी का ज़्यादा ज़रूरत होगा। फ्रीक्वेंसी टाइम पे भी बहुत जल्द से भी पानी जुगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं सोर्सेस, क्या क्या सोर्स है वाटर इरिगेशन का। हम जानते हैं वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स, दीज आर द सोर्सेस। ठीक है, जैसे कि हम हमेशा डिस्कस करते हैं ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड क्या होता है, यहाँ पे भी हम देखते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स क्या क्या होता है। ट्रेडिशनल मेथड में होते हैं मोटो चेन पंप। ठीक है, मोटो चेन पंप यहाँ पे दिखाया गया है मोटो, उसके बाद मैं ऊपर थोड़ा करता हूँ, ये है चेन पंप, ये चेन पंप, ये देखाली और ये है राहत। उसको भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सॉरी याद नहीं आ रहा है, उसको कहते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, याद नहीं आ रहा है। तो देखते हैं, पंप्स आर कॉमनली यूज लिफ्टिंग वाटर, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी के जरिए और सोलर के जरिए उसको पंप को यूज किया जा सके। जो मॉडर्न मेथड है वो कौन कौन सा है? दो है, पहला तो है स्प्रिंकलर, दूसरा है ड्रिप सिस्टम। तो स्प्रिंकलर क्या होता है, यहाँ आप देखिए, अगर अनइवन लैंड है, क्या अनइवन लैंड है, कोई लैंड है जो कि एक समतल नहीं है, आबड़ा खाबड़ा है, तो उसको वाटर सप्लाई कैसे किया जाएगा? तो वहाँ पे स्प्रिंकलर लगाया जाता है, जो कि एक पाइप आता है, उसका ऊपर क्या लगाया जाता है, नोजल लगाया जाता है, जो कि पानी के प्रेशर में वो घूरता रहता है और बारिश के जैसे पानी पड़ता है। ठीक है, और दूसरा चीज़ है ड्रिप सिस्टम। ठीक है, ड्रिप सिस्टम कहाँ यूज किया जाता है? जहाँ वाटर का स्कार्सिटी, वाटर का बहुत अभाव है, घोर अभाव है, वहाँ लगाया जाता है ड्रिप सिस्टम। उसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पिक्चर में दिया गया है, एक टैप मोटर लगाया गया है, वो सारी प्लांट के सामने जाता है और एक एक बूंद बूंद कर रूट में ही पड़ता रहता है। ठीक है, उसका रूट में पानी डालता रहता है। उसमें क्या होगा, जो पानी का जो रिक्वायरमेंट है, जितना ज़रूरी है उतना ही होगा, वेस्ट नहीं हो पाएगा वाटर का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, ये ख़त्म हो गया हमारा इरिगेशन। हम देखते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड पहले देखते हैं, वीड क्या होता है। इन फील्ड में हम क्रॉप के साथ बहुत सारे अनडिजायरेबल प्लांट्स भी होते हैं जो कि ज़रूरत नहीं है, वो उसको बाहर निकलना ज़रूरी है, तो वो सारी चीज़ को कहते हैं वीड। ठीक है, वो सारी चीज़ को कहते हैं वीड। अगर जो वीड है उसको बाहर निकल कर फेंकना है, उसको कहते हैं वीडिंग, सॉरी, द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। ठीक है, तो वीडिंग करने के लिए क्या ज़रूरत है, जो प्लांट है, यहाँ पर एक प्लांट है, यहाँ पर एक प्लांट है, मैं पहले से बताया था, उसके बीच में डिस्टेंस रहना चाहिए। अगर कोई प्लांट दूसरा प्लांट यहाँ पे ग्रो करता है तो उसके लिए सनलाइट के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, स्पेस के लिए, लाइट के लिए, वो उन दोनों के साथ कंपटीशन कर सकते हैं। तो इसीलिए ये दोनों को खींचकर फेंकना जरूरी है, नहीं तो हमारे जो प्लांट है, जो क्रॉप है, वो अच्छे तरफ से प्रोडक्शन में नहीं दे पाएगा। जितना ज़रूरी है उतना, हम जितना एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए वीड को बाहर निकाल कर फेंकना जरूरी है। समझ में आ गया? तो देखिए, सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग में भी बहुत खतरनाक होते हैं, और तो कुछ होते हैं जो कि एनिमल्स के लिए पॉइजनस भी होते हैं और ह्यूमन बीइंग के लिए। जैसे कि एक प्लांट है, आपको पता होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन वो क्या कहता है, खेत में रहता है, जब जो फार्मर उसको सिकिल में, जो सिकिल ऐसा दार टाइप, ऐसा टाइप का है, उसको निकालने के लिए कोशिश करते हैं, तो वो चीर लेता है हाथ को,
ठीक है, ब्लड निकलता रहता है, तो इसीलिए ये ज़रूरी है। तो उसको किल करने के लिए तो क्या यूज़ किया जाता है, जब हम खेती में हल चलाएंगे उसी टाइम उसका रूट के साथ वो रिमूवल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है खुरपी, वो भी यूज़ किया जाता है। तीसरा है अभी अब यूज़ किया जा रहा है जो कि केमिकल्स, उसको कहते हैं वीडिकेटेड। Weeds are also controlled by using certain chemicals. Those chemicals are called as वीडिकेटेड्स। फॉर एग्जाम्पल 2,4D, याद रखिएगा 2,4D, दिस इज एन वीडिकेटेड, ठीक है। तो हो गया। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब भी वीडिकेटेड यूज़ किया जाता है फार्मर को बहुत सारे प्रिकॉशंस लेना पड़ता है। क्यों? वीडिकेटेड हार्मफुल होता है फार्मर्स के लिए, ठीक है, जैसे कि वो प्लांट के लिए हार्मफुल होता है, इसी तरह से जो ह्यूमन बींग्स के लिए भी वो क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए फार्मर को केमिकल्स यूज़ करने के टाइम पे नोज और माउथ में कवर करना जरूरी है, ठीक है, नोज और माउथ में कवर करना जरूरी है। तो हार्वेस्टिंग हो आ गया। हार्वेस्टिंग क्या है, जो रीप होने के बाद फसल जो रीप हो जाता है, पकल हो जाता है, उसको द कटिंग ऑफ द क्रॉप आफ्टर इट्स मैच्योर होने के बाद उसको कटिंग करने प्रोसेस को कहा जाता है हार्वेस्टिंग, ठीक है, उसको कहते हैं हार्वेस्टिंग। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। यहाँ पे अगर प्लांट है तो उसका ऊपर थोड़ा ऊपर काटते हैं, यानी बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग 5 से 6 इंच से ऊपर काटना पड़ता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जो सपोज एग्जांपल लेता हूँ, पेड़ी का है, पेड़ी यहाँ से उसका क्रॉप लगा हुआ है, तो यहाँ से कटिंग करना पड़ता है, ठीक है, ठीक है। तो हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन बाय मैन्युअली बाय सिकल और डन बाय मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। तो हमारा देश में 2 टाइप का किया जा सकता है। हार्वेस्टिंग कैसे किया जा सकता है, एक है सिकल के जरिए में किया जा सकता है, दूसरा मशीन के जरिए में। तो मशीन जो करता है वो हार्वेस्टर होता है। क्या होता है? हार्वेस्टर। दोज मशीन व्हिच हार्वेस्ट द क्रॉप इज कॉल्ड एज हार्वेस्टर। ओके, द harvested crop, the grain, seeds and to be separated from the chaff। जो फंपा होता है, जो सीड, उसको चाप कहते हैं। वहाँ से निकालने के लिए जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं थ्रेसिंग, ठीक है। क्रॉप से चाप को सेपरेट करने का प्रोसेस को क्या कहा जाता है? थ्रेसिंग। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ ए मशीन कॉल्ड कंबाइन मशीन। ये देखिए वहाँ पे क्या हो रहा है, सारी चीज़ एक ही साथ हो रहा है। यहाँ पे एक टंकी है, यहाँ पे वो टंकी में आकर सीड जमा हो रहा है। जब फुल हो जाएगा उसको ट्रैक्टर में लेकर एक बाहर डाल देंगे, ठीक है। तो अगर बड़ा फार्मर नहीं है, छोटा फार्मर है, तो उसके लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा, वो तो अफोर्ड नहीं कर सकता कंबाइन मशीन को। तो वो क्या कर सकता है, चाप को सेपरेट करने के लिए विनोइंग का यूज़ करता है, ताकि एक मशीन होता है जो कि बहुत सारी एयर को पुल आउट बाहर करता है, ठीक है, जो कि बहुत सारे एयर को बाहर करता है और उसमें एयर में चाप अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो इतना सारी मेहनत करने के बाद आता है सेलिब्रेशन का टाइम। तो सेलिब्रेशन करने के लिए इंडिया का बहुत अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रोग्राम होता है, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल दे देता हूँ, हार्वेस्टिंग के लिए जो हार्वेस्टिंग सीजन में बहुत सारे पर्वपर्वाणी होते हैं, जैसे कि पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नुआखाई जो कहते हैं और बिहू, ये सारी हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स होते हैं, ठीक है। लास्ट स्टोरेज चैप्टर का सबसे आखिरी, जो प्रोडक्शन का सबसे आखिरी चरण है स्टोरेज। जो सारी चीज़ प्रोडक्शन हो गया उसको स्टोर करके ज़्यादा से ज़्यादा दिन रखा जा सकता है, तो इसी के लिए क्या क्या यूज़ किया जाता है, जैसे कि
देखिए, स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पोर्टेंट टास्क. इफ द हार्वेस्टेड ग्रेन आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम, दिस शुड बी सेफ फॉर मायोइस्ट मतलब मॉइस्चर. ठीक है, दिस शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, वहाँ से दूर रखना जरूरी है. तो और क्या हो सकता है, अगर मॉइस्चर हो गया, अगर वो मॉइस्चर हो गया तो क्या होगा, जो सीड है वो जर्मिनेशन सही तरह से नहीं हो पाएगा, दोबारा नहीं हो पाएगा. तो उसके लिए उसको ड्राई करना जरूरी है. इंसेक्ट, रैट, माइक्रोब्स क्या कर सकते, उनको भी प्रिवेंट करना जरूरी है. उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लिया जा सकता है. देखिए, हम तो जनरली हम डिस्कस करते हैं कि पहला ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा ये मेथड. तो पहले देखते हैं ट्रेडिशनल मेथड. ट्रेडिशनली क्या किया जाता है, नीम का लीफ और बहुत सारी प्रोसेस यूज किया जाता है फूड को स्टोरेज करने के लिए. ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड एट होम, फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन्स. स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स ऑल्सो यूज्ड. ठीक है, ये सारी चीज़ हो गया. तो जनरली जो बहुत बड़ा बड़ा ये होता है, तो उसमें कैसे किया जाता है, लार्ज स्केल स्टोरेज करने के लिए सिलोज बनाया जाता है. ये देखिएगा सिलोज, यहाँ पे एक सिलोज का पिक्चर दिया हुआ है, ये सिलोज का पिक्चर है. ये बहुत बड़ा सिलिंड्रिकल शेप का है, लगाया गया है. उसमें से क्या करते हैं, जो क्रॉप होता है डालते रहते हैं. ठीक है, और दूसरा है ग्रेनरीज. ये जैसे दिखाए जा रहे हैं, बस बोरी में भरा हुआ है और इसको स्टोर किया गया है. ठीक है, इतना ही, ये चैप्टर खत्म हो गया. यहाँ पे थोड़ा सा है जो कि इस चैप्टर में इतना ही रख. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना और कमेंट में लिखना कि क्या उसमें इम्प्रूव किया जा सकता है. ठीक है, ताकि मैं मेरा नेक्स्ट लेक्चर में उसको इम्प्रूव करूँगा. थैंक यू, हैव ए गुड डे. थैंक यू फ्रेंड्स. अगर आपका कोई क्वेरी है, आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं. ठीक है, अगर कुछ डाउट भी है तो आप वहां से पूछ सकते हैं, मैं डायरेक्ट उसका रिप्लाई दूंगा. ठीक है, पढ़ते रहिए, खुश रहिए.